हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का प्रीवियस एग्जाम 2018 का 23 दिसंबर को प्रथम पाली में संपन्न सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हुए हैं। जैसा कि हमने पिछले कुछ वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के 22 दिसंबर को संपन्न हुए प्रश्न पत्रों का पूर्ण विश्लेषण के साथ वीडियो लेकर आए हुए थे, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हमें अपना प्यार दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यह आपका एक पैराग्राफ है। इसको पढ़ने के बाद आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, शीर्षक बताना है हमको यहाँ पे। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतम उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। वहीं उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए भी विशुद्ध उत्साह या साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या डाकुओं के शौर्य व साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए भी सुनते हैं। यह हमारा पैराग्राफ है। ठीक, हमसे कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्न के उत्तर दीजिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। उत्साह, जोश, घमंड, वीरता। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो और नहीं, आपको उत्साह शब्द का प्रयोग मिलता है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है, फिर उसी का विश्लेषण किया गया है। तो आप इस आधार पे कह सकते हैं कि जो आपका इसका शीर्षक होगा ये आपका उत्साह होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें तत्पश्चात उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आ गई। इटावा के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवाह के साथ वह भी यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। उसके साथ न कोई मल्लाह था, न पथ प्रदर्शक। भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची है, कि लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। चलिए प्रश्न को देखते हैं। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी? तो ये देखिए, कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय टुकड़े को
नदी में छोड़कर लौट आई थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका नदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मंजूषा को कौन लेकर बहा जा रहा था? कौन लेकर जा रहा था? भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। ठीक है, तो मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? भाग्य लेके जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? राजा अधिरथ ने सेवकों को आज्ञा दी मंजूषा को लाने की। ये देखिए, उन्होंने कहा ना कि मंजूषा बहती जा रही है, उसे पकड़ कर लाओ। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। ठीक है, नेक्स्ट, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? राधा के साथ और अपने सेवकों के साथ। ये देखिए, यहाँ पे है ना, अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों सहित गंगा स्नान करने आए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पैराग्राफ को करते हैं। पैराग्राफ को पढ़ लीजिए, वहीं से हमें उत्तर आपके प्रश्नों के मिलेंगे और वहां से हम अपने प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषियों को भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे उसे कहते हैं आपका परिपत्र। ठीक है, परिपत्र क्या है? जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषियों को भेजा जाता हो, इसके द्वारा एक ही सूचना, आदेश या अनुदेश से सभी संबद्ध व्यक्तियों या कार्यालयों को एक साथ जब अवगत कराते हैं तो उसे हम परिपत्र कहते हैं। ठीक है, आदेश क्या है? कार्यालयीय आदेश। जब किसी कार्यालय में आंतरिक स्तर या आंतरिक महत्व हेतु जिसका संबंध अराजपत्रित अधिकारियों कर्मियों के सेवा संबंधित विषयों से होता है, इसमें नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा प्रवृत्ति आदि की सूचनाएं दी जाती हैं आपके कार्यालय आदेश में। अनुस्मारक पत्र, अनुस्मारक पत्र क्या होता है? अनुस्मारक पत्र को आपका स्मरण पत्र भी कहते हैं। ठीक है, इसकी अपनी कोई विशेषता नहीं होती। यह सरकारी, अर्ध सरकारी और कार्यालय ज्ञापन जैसे पत्रों के संदर्भ में प्रेषित किया जाता है। अधिसूचना, परिपत्र और कार्यालय आदेश से इसका कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, अधिसूचना क्या है? सरकारी स्तर पर इसका प्रयोग भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल की ओर से या उनके नाम से जो पत्र प्रतिरूप उच्चतम अधिकारी द्वारा किसी अधिकृत सूचना को संप्रेषित करने के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसका अनिवार्य प्रकाशन राजपत्र में होता है, उसे हम अधिसूचना पत्र कहते हैं। ठीक है, हम देखिए लिखेंगे थोड़ा सा कम, बोलेंगे ज्यादा, क्योंकि लिखने में समय ज्यादा लगता है, तो हम इसको बोल के ही ज्यादा समझाने की कोशिश करेंगे और मुख्य बातों को लिखते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऐसे उसे कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। ठीक, ऐसे को अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। शासकीय पत्र किसे कहते हैं? वे पत्र जो एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय को भेजे जाते हैं, जिसमें सरकार के किसी निर्णय, समस्या या समस्या का समाधान, किसी निर्णय, समस्या या समस्या के समाधान व नीति निर्धारण जैसे विषय समाहित हों
उसे हम शासकीय पत्र कहते हैं। टिप्पणी क्या है? टिप्पणी क्या है? किसी पढ़े सुने हुए संभाषण, वार्तालाप पत्र, लेख, कविता, ग्रंथ आदि या कोई देखा हुआ दृश्य, कोई घटना, अपना मत जब हम मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रकट करते हैं तो इसी को टिप्पणी कहते हैं। ठीक है। और कार्यालयी ज्ञापन क्या है? कार्यालयी ज्ञापन, तो कार्यालयी ज्ञापन कहते हैं कि जब प्रार्थना पत्रों, नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदनों के उत्तर में पत्रों की प्राप्ति में अधीनस्थ अधिकारियों को सूचना देने के लिए ज्ञापन पत्र भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों के बीच जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम कार्यालयी ज्ञापन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? आपका भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपका सेवक। देखिए, जब प्रधानाचार्य जो हैं, यहाँ पे गुरु और शिष्य का संबंध है, तो ऐसे में जो अभिवेदन लिखा जाएगा वह होगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? ठीक है। आधे शब्दों में, एक तिहाई शब्दों में, तीन चौथाई शब्दों में, दो तिहाई शब्दों में। तो जो संक्षेपण है, ये संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण सार अथवा सारांश को कहते हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसका संक्षेपण करना, छोटा करना। तो इसके लिए जो उचित आंसर होगा वह एक तिहाई होगा। ठीक है। एक तिहाई शब्दों में मूल पाठ का संक्षेपण करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में आपकी ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं, स्वर है और आपका व्यंजन है। ठीक है। इसी को हम वर्ण भी कहते हैं। वर्ण या भाषा, जो वर्ण है या भाषा की लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं। ठीक है। ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं और यह दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट। मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पे आपके स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और आपका एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिसके उच्चारण में कम समय लगता हो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, जिसमें हमारा एग्जाम्पल के रूप में अ, ई, उ और री आता है। ठीक है। दीर्घ स्वर में क्या है? जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, आ। ठीक। इस तरीके से जो है ये आपके दीर्घ स्वर हैं। ठीक। नेक्स्ट। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पे आपके स्वर तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका एक हो गया पश्च स्वर। ठीक है। अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से हो उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल में है ई, ए, ऐ। ठीक। मध्य स्वर में आपका आता है ओ, जिसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से हो उसे हम कहेंगे मध्य स्वर। और पश्च स्वर किसे कहेंगे? जिसका उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से हो, जैसे आ, उ, ओ, आओ। ठीक। आ इत्यादि जो हैं ये सब शब्द आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है। तो देखिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दो हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध हो
उसे हम लिंग कहते हैं। और लिंग दो होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और संस्कृत में 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है। हिंदी के जो लिंग स्पष्टीकरण का आधार है वह क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। क्रिया से हम जानते हैं कि यह कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। और संस्कृत का जब हो, जहाँ पे संस्कृत का लिंग निर्धारण करना हो, तो वह हम संज्ञा पद के आधार पे करते हैं। ठीक है। अब इसमें जो है शब्द में पूछ रहा है कि कौन सा हमारा सही आंसर होगा, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है। तो आपका सही आंसर है आभार। 13 का डी जो है यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक। निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर होगा कष्ट। कष्ट जो है वो आपका पुल्लिंग है। आशा, क्षमा, सेना ये आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। ठीक है। ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से आपका जो सही आंसर बनेगा रूप, विवाद, सार और आय में, तो आपका सही आंसर है आय। आय जो है आपका यह स्त्रीलिंग है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें से जो सभा है, सभा, गृह, चंदन, पत्ता, सभा, तो सभा जो है यह आपका स्त्रीलिंग है। देखिए जो पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग का है, इसका पूरा एक वीडियो हम अलग से लाएंगे, जिसमें से कौन कौन से शब्द पुल्लिंग हैं, कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये शब्द स्त्रीलिंग हैं, इसका पूरा एक वीडियो लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टाइम में बता पाना मुश्किल है। ठीक है। अभी के लिए हम इस प्रश्नों के इन्हीं उत्तरों को देख लेते हैं। हम आगे बहुत ही जल्द आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और भी हिंदी के जो भी हैं संधि, समास, विशेषण, तरह तरह के उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब के भी अलग अलग वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट, संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है। तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। ठीक है। आपकी संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है। सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। सतधन आनंद, सतधन आनंद, सदधन आनंद, सदाधन आनंद। तो इसका सही उत्तर होगा सतधन आनंद। देखिए, किसी वर्ग का पहला वर्ण, किसी वर्ग का पहला वर्ण प्लस किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, य, र, ल, व और ह। ठीक है। या कोई स्वर वर्ण हो, या फिर कोई स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण हो, उससे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है। हो जाता है। यह आपका व्यंजन संधि है। देखिएगा, सत, त है, धन, आगे क्या आ गया आपका? अ आ गया, स्वर आ गया ना, कोई स्वर वर्ण हो, आ गया। तो इससे क्या बन गया? तीसरा त, थ, द, द बन गया। देखिए, सत, धन, आनंद, आनंद। ठीक है। तो इससे त, थ, द, त, थ, द, द बन गया, सदानंद हो गया, सदानंद। ठीक। चलिए नेक्स्ट, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तकालय में कौन सी संधि है? ठीक है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा दीर्घ संधि। कैसे? देखिएगा, जब अ, आ,
धन समान स्वर हो, समान स्वर हो तो उसका आ हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ई या बड़ी ई, धन समान स्वर हो, चाहे ई बड़ी ई हो तो उसका बड़ी ई बन जाता है। ठीक है, उसका बड़ी ई बन जाता है। इसी तरीके से ऊ वाले से, ऊ से आपका बड़ा ऊ बन जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, रवि धन इंद्र। ठीक, रवि धन इंद्र, इससे क्या बन गया आपका रविंद्र। ठीक, रविंद्र, रवि धन इंद्र से क्या बन गया रविंद्र बन गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे ई की मात्रा है, यहाँ पे ई की मात्रा है, दोनों से मिलके बड़ी ई की मात्रा बन गई। ठीक है, दोनों से मिलके बड़ी ई की मात्रा बन गई। इसी तरीके से देखिए, भानु धन उदय, भानु धन उदय से आपका बना भानुदय। भानुदय, ऊ यहाँ छोटी की मात्रा है, ऊ है, और ऊ मिलके यहाँ से बड़ा ऊ का निर्माण कर दिए तो देखिए बड़ी मात्रा हो गई भानुदय। यह आपका दीर्घ संधि है। ठीक है, दूसरा है गुण संधि। गुण संधि का है कि जहाँ पे अ या आ से स्टार्ट होता हो और ई से बनता हो तो ए बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आ के साथ जब आपका ऊ और ऊ मिल जाए, री मिल जाए और लरी मिल जाए, ठीक है, तो इसका ओ बन जाता है, इसका अर बन जाता है और इसका अल बन जाता है। ठीक, यह आपका गुण संधि है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, रमाधन ईस। ठीक है, ये देखिए आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, ई बड़ी ई है, बड़ी ई है, तो इससे क्या बन जाएगा अधन ई बराबर ए बन जाएगा। ठीक है, तो रमाधन ईस से क्या बनेगा रमेश बनेगा। ठीक, ए की मात्रा आ गई, तो इस हिसाब ये क्या है आपका गुण संधि है। ठीक है, सूर्यधन उदय सूर्योदय, अधन उ ओ सूर्योदय, महाधन ऋषि आधन रि महर्षि। ठीक है, तो ये आपका गुण संधि हो गया। इसी तरीके से वृद्धि संधि देख लीजिए। वृद्धि संधि में क्या है, अ या आ हो को ए या ए से जोड़ा हो, ए या ए से जुड़ता हो तो इससे ए बनेगा। ठीक है, और जब यही आए अ या आ हो, ओ या औ से जुड़ता हो तो यह आपका औ बनेगा। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, तथा धन एव बराबर होता है आपका तथैव। ठीक है, देखिएगा आ धन ए, आ धन ए से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बड़ा ए हो जाएगा। ठीक, तथैव हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप देख लीजिए यण संधि। यण संधि क्या है, महाधन औषध, महाधन औषध महौषध हो जाएगा। यण संधि देखिए, तो यण संधि में क्या है, ई या ऑब्लिक ई है, धन असमान स्वर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असमान स्वर, असमान स्वर होगा तो ई का य हो जाएगा, ऊ का ऊ या बड़ा ऊ का आपका व हो जाएगा। ठीक है, और आपके जो री है या बड़ी री है, असमान स्वर के साथ जोड़ने पे इसका र हो जाएगा और री का आपका ल हो जाएगा। ठीक है, यण संधि में इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे इति धन आदि, इति धन आदि, देखिएगा इति ई की मात्रा है और ई की मात्रा है और अ है, असमान स्वर है, असमान स्वर है क्योंकि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पे छोटी ई नहीं आई हुई है, अ आया हुआ है, तो इति धन आदि इसका बन जाएगा आपका इत्यादि। ठीक है, ये य में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से सुधन अल्प स्वल्प हो जाएगा, सुधन अल्प, अधन उ से क्या हो गया, उ धन अ से क्या हो गया स्वल्प हो गया, यह व में परिवर्तित हो जाएगा। धातु धन इक धात्विक, पितृधन औषधि पित्र औषधि। तो देखिए, पहचान के लिए सामान्य स्तर पे अगर हम देखेंगे
तो हम पहचान के लिए देखेंगे कि जब अ या आ के बाद अ या आ ही आए तो आ हो जाता है ई धन ई बराबर बड़ी ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो यह आपका दीर्घ संधि बनाता है। जब अ धन ई या बड़ी ई से ए बन जाए, अ धन ऊ से ओ बन जाए, तो यह आपका गुण संधि हो जाता है। जब अ धन ए से ऐ बने, अ धन ओ से औ बने, तो यह आपका वृद्धि संधि हो जाता है। और जब ई धन ई से ई ऊ से आपका स्टार्ट हो, ई धन असमान स्वर आए, ई नहीं आएगा, ऊ नहीं आएगा, ई धन ई नहीं होगा, ऊ धन ऊ नहीं होगा, ई धन असमान स्वर कोई भी आए, अ आए, ऐ आए, ओ आए, कुछ भी आए, ठीक है। तो ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है, री का र हो जाता है, री का ल हो जाता है, यह आपका यण संधि के अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट अभिधन उदय। अभिधन उदय देखिए, ये आपका ई धन ऊ है, ठीक है। ई धन ऊ है, अभी हमने पढ़ा कि ई और असमान स्वर से यह आपका यह हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यह हो गया अभ्युदय, ठीक है। अभ्युदय यह हो जाता है और मात्रा वही लगती है जिसके साथ वो जुड़ा होता है। जैसे ई है, ई का यह हो गया और ऊ की मात्रा है तो ऊ की मात्रा जुड़ गई, अभ्युदय हो गया। यह आपका यण संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट यथासंभव में कौन सा समास है? यथासंभव में कौन सा समास है? ठीक है, तो यथासंभव में आपका अव्ययी भाव समास है। कैसे? देखिए, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस पर काल, वचन, पुरुष, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता और इनकी पहचान करने के लिए हम देखेंगे तो इनमें यथा, प्रति, आ, हर, वे, नि, अन, अथ जैसे शब्दों उपसर्ग के रूप में जुड़े होते हैं, ठीक है। यथार्थ, यथार्थ अर्थ के अनुसार, इसमें पहला पद इसका प्रधान है, ठीक है। प्रतिध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, प्रतिध्वनि, अनजान, जाने बिना, अतिवृष्टि, वृष्टि की अति, यह आपका अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल हैं। और यथा संभव आपका एक अव्ययी भाव समास है। कर्मधारय समास क्या होता है? देखिए, कर्मधारय समास वह है जिसका उत्तर पद यानी बाद का पद जिसका प्रधान हो उसे कहते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, नील गाय। नील गाय का अर्थ क्या हुआ? नीली है जो गाय उसे हम कहेंगे नील गाय। तो इसमें जो गाय है उत्तर पद प्रधान है, उसकी विशेषता बतला रहा है कौन? कर्म नील, यानी विग्रह करने पर जो या के समान नील गाय, नीली है जो गाय। परमात्मा, परम है जो आत्मा। चरण कमल, चरण रूपी कमल या चरण के समान कमल। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। तो जहां पे किसी भी शब्द का विग्रह करने पर के या जो के समान या जो आए वह कर्मधारय है। कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है। देखिए, यहाँ पे गाय विशेष्य है और नील इसकी विशेषता बतला रहा है गाय का, यह विशेषण है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे विशेषण और विशेष्य एक साथ हैं, जहाँ पे उपमेय और उपमान की स्थिति बने, वह आपका कर्मधारय कहलाता है। उपमेय क्या है? उपमेय है जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं और जिससे उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। और तत्पुरुष समास, हमने इसे पिछले पेपर में अपने बात की थी तत्पुरुष समास के बारे में भी। तत्पुरुष समास का पूर्व पद विशेषण का कार्य होता है, अप्रधान होता है। इसका भी उत्तर पद विशेष्य पद जो है वह प्रधान होता है।
इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। विभक्तियों के नामों के अनुसार यह 6 प्रकार का होता है। कर्म, तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान। ठीक है, कर्ता ने कर्म को, विभक्ति जो है, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में संबंध काके की अधिकरण में मैं पर जो है, तो यहाँ विभक्ति के नामों के अनुसार आपका जो तत्पुरुष है वो उसके 6 भेद हैं। ठीक है, आपका है एक द्विगु समास, तो द्विगु समास का भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, द्विगु समास का उत्तर पद प्रधान होता है, बाद का पद प्रधान होता है, और इसका एक पहचान और है कि जो इसका पहला पद है वह संख्यावाचक, द्विगु का पहला पद संख्यावाचक होता है और यह किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है। यह किसी समूह या समुदाय का बोध कराता है, वह आपका द्विगु समास है। जैसे पंचवटी, ठीक है, तिराहा, नवग्रह, नवरत्न, त्रिफला। ठीक है, देखिए पंचवटी, ये पंच है, समूह है, तिराहा, नवग्रह, नवरत्न, नव, त्रिफला 3, तो ये एक समूह को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यह एक आपका द्विगु समास है। चलिए नेक्स्ट, परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में कौन सा समास है, हमसे यही पूछ रहा है। तो परमेश्वर में परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, जब हमने इसका किया संधि, इसको तोड़ा, दो भागों में इसका खंडन किया, तो परम है जो ईश्वर हमने बताया कि है जो के समान जहां पर भी आए तो वह आपका कर्मधारय कहलाएगा। द्वंद्व क्या होता है? जिसके दोनों पद प्रधान हों और समुच्चय बोधक योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग किया गया हो द्वंद्व में, और या अथवा इत्यादि शब्दों का लोप हो, उसे हम द्वंद्व कहते हैं। जैसे देखिए, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, माता पिता। माता पिता का अर्थ क्या हुआ? माता और पिता। पेड़ पौधे, ठीक, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे आदि। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। भला बुरा, भला और बुरा, भला या बुरा। तो यहाँ पे क्या है, द्वंद्व जो है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें आपका योजक चिन्ह जो होता है, ये योजक चिन्ह जो है, योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए, अव्ययी भाव की बात हो ही गई, तत्पुरुष की बात हो गई। नेक्स्ट, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष आपका है अधि धन अक्ष। ठीक है, ई धन अ से क्या बना? य। ये कौन सा संधि हुआ? यण संधि। ठीक है, यही तो अभी हमने पढ़ा, और यही देखिए सही एकदम है। और ई धन अ से यह बना, अध्यक्ष बन गया। ठीक, अधिधन अक्ष से आपका अध्यक्ष बन गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट, संग्राम में उपसर्ग बताइए। ठीक है, तो उपसर्ग क्या है? उप, समीप, सर्ग, सृष्टि करना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना आपका उपसर्ग कहलाता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है संग्राम, संग्राम। ठीक, तो इसका क्या होगा सही आंसर? सम धन ग्राम, ऑप्शन सी, संग्राम। ठीक है, पराक्रम, पराजय, चिरायु, आगमन, आ, परा, चीर, चिर, ये सब आपके उपसर्ग हैं। ठीक, नेक्स्ट, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में कौन सा प्रत्यय
है। ठीक है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, तो यह बनेगा आपका सावधान धन ई। यानी कि एक सार्थक शब्द होना चाहिए इसमें, तो सावधान एक सार्थक शब्द है, तो सावधान धन ई। ई प्रत्यय है, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, प्रति साथ में पर बाद में जो चलने वाला है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, वे शब्दांश में जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या उनके अर्थ को बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। सावधान धन ई, इसका सावधानी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें है आपका प्रत्यय गी, जिंद धन गी। ठीक है, जिंदगी, इसमें आपका जो प्रत्यय है वह है गी। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, तत्सम, तत् धन सम अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे तौर पर आए हैं और आज भी ज्यों का त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा तत्सम शब्द है वो है आपका प्रिय। पिया का होगा प्रिया, मोर का होगा मयूर, और आपका चार का होगा चतुर्थ। ठीक, ये आपके तत्सम शब्द हो गए। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, वचन है, सलासा भी है, तिक्त भी है, और चार यही नहीं है। ठीक है, तो आपका चार जो है यह गलत होगा, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा, तत्सम शब्द चार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा शब्द विदेशज है? ठीक है, देशज और विदेशज। विदेशज शब्द कौन से हैं? तो विदेशज शब्द उसे कहते हैं कि जो कहीं दूसरे देश से हमारे यहाँ आए हुए हों, जो मेरे देश की उपज ना हो, किसी और देश की उपज हो, उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो इसमें जो रिक्शा है, रिक्शा, यह आपका एक विदेशज शब्द है। ठीक है, रिक्शा आपका एक विदेशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है, यह कौन सी संज्ञा है? तो संज्ञा हमारी की संज्ञा है जो किसी संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, भाव को प्रस्तुत करे आदि। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा व्युत्पत्ति के आधार पर तीन है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार का है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो किसी व्यक्ति, स्थान की विशेषता बतलाए, उसे हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक है जो किसी जाति विशेष को बतलाए, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। द्रव्यवाचक है जो किसी सामग्री या पदार्थ जैसे सोना, चांदी इत्यादि। समूहवाचक है वर्ग, टीम, सभा, समिति, परिवार। भाववाचक है जहाँ पे भाव, गुण, दशा का बोध हो, उसे हम भाववाचक कहते हैं। तो गाय क्या है? गाय एक समूह है, एक जाति है। गाय एक जाति का बोध कर रही है, अकेली नहीं है, गाय का कोई नाम नहीं है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि यह एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक है, आपका जो गाय है एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा जहां से भाव उत्पन्न हो, जैसे दिल्ली। दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक हो गया, यह एक स्थान का नाम है। लड़का जातिवाचक हो गया, ये एक जाति समूह को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया,
तो ऑप्शन के हिसाब से भी आपका जो बीमारी है यह भाववाचक संज्ञा हो गया। और दूसरा है समझने के लिए हमें कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए जब आप देखेंगे कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अथवा अव्यय में जब आव, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट आदि प्रत्यय शब्द जोड़ दिए जाते हों तो वो हमारे बन जाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए बीमार है, ठीक, बीमार व्यक्ति होता है तो यह बीमार जो है, बीमार व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है तो ये विशेषण है। लेकिन जैसे ही हमने विशेषण में ई जोड़ दिया, ठीक, ये बन गया बीमारी और यह हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक, नेक्स्ट, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में कुल आपके 11 सर्वनाम हैं। ठीक है, मुख्य हिंदी में कुल आपके 11 सर्वनाम हैं। कौन कौन से हैं जान लेते हैं। मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो और सो। ये आपके मुख्य सर्वनाम हैं जो कि हिंदी में कुल 11 हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के आपके कुल 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। आप जानते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाएं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक वह है जिससे किसी पुरुष का बोध हो, किसी पुरुष जाति का बोध हो। मैं, हम, मैंने, तू, तुम, वह, ये आपका पुरुषवाचक हो गया। निश्चयवाचक निकट या दूर व्यक्तियों या वस्तुओं का जहाँ पे निश्चयात्मकता संकेत हो वहां पे हम निश्चयवाचक कहेंगे। अनिश्चयवाचक है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे हो गया आपका कोई, कुछ, कोई आ गया, कुछ लाए हैं, कुछ खाना है, तो यहाँ पे अनिश्चितता का बोध हो रहा है। संबंधवाचक क्या है? जिस सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए। जैसे जो, सो, जो आया है सो जाएगा भी, जो आएगा वही पाएगा। निजवाचक क्या है? प्रश्नवाचक क्या है? प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कौन, क्या, कैसे, इन सब शब्द निजवाचक है सर्वनाम। जहाँ पे आप, यह कार्य मैं स्वयं ही कर सकता हूँ, कर लूंगा। जहाँ पे आपका खुद के लिए निजता का बोध हो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, सर्वनाम के कुल आपके 6 भेद हैं। नेक्स्ट, पर्वतीय कौन सा विशेषण है? पर्वतीय शब्द जो है ये आपका कौन सा विशेषण है? पर्वत धन ईय। ठीक, पर्वत धन ईय कौन सा शब्द हो गया? ये देखिए, पर्वत तीय। ठीक, इसी तरीके से पर्वत धन ईय, इसमें आपका ईय शब्द जुड़ा है तो यह आपका भाववाचक तो नहीं होगा, भाववाचक नहीं होगा। इसलिए इसको बता दिए कि वहां पे आप ये ना कह दें कि ई शब्द जुड़ा था, ई शब्द जुड़ता है, ई या नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो ये आपका भाववाचक नहीं होगा। तो पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय आपका इसका सही आंसर बनेगा गुणवाचक। ठीक है, समझिएगा, यह इसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यह इसके गुण को प्रदर्शित कर रहा है। पर्वत के, पर्वतीय क्षेत्र जैसे है, एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पर्वत ढेर सारे पाए जाते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र हो गया वह।
तो वो उस क्षेत्र की विशेषता कहाँ से आई? पर्वतों की वजह से आई। तो पर्वतीय जो था, पर्वत शब्द जो था, यह उस क्षेत्र की विशेषता बतला रहा था। तो यह विशेषण है, लेकिन कैसा विशेषण है? उसके गुणों को बतला रहा है। तो इस तरीके से आपका गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, आपके 4 विशेषण हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक है, सार्वनामिक है, सार्वनामिक को ही हम संकेतवाचक कहते हैं, संकेतवाचक कहते हैं, और आपका संख्यावाचक हो गया। ठीक है, और परिमाणवाचक या आयामवाचक। ठीक है, तो संख्यावाचक में क्या होता है? संख्यावाचक में आपके निश्चितता का और अनिश्चितता दोनों संख्याओं का बोध होता है। परिमाणवाचक से जैसे थोड़ा हुआ, बहुत हुआ, इतना, उतना, तो ये सब शब्द जो हैं आपके परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं, आयामवाचक के अंतर्गत आते हैं। और सार्वनामिक विशेषण जो होता है यह संकेतवाचक होता है। जैसे यह वह शब्द जो है यह आपके सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विशेषण क्या है? विशेषण वह है जो किसी संज्ञा का, किसी वस्तु का, जो किसी संज्ञा का विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो किसी क्रिया का विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण में चमकीला, आगरा, कुछ, लिखना। तो देखिए, शब्द जो विशेषण को पहचानना है तो उसको किसी संज्ञा के साथ जोड़ के देख लीजिए। कहीं वो अकेली संज्ञा तो नहीं, या किसी संज्ञा के साथ जोड़ के देख लीजिए। चमकीला, आगरा, कुछ, लिखना। ठीक है, लिखना, क्या लिखना? तो ये तो अपने आप में एक क्रिया हो गई। कुछ, ये कहीं से, ये भी नहीं है आपका। आगरा, ये एक स्थान हो गया। चमकीला को देखिए, चमकीला, चमकीली धातु, चमकीला परत, चमकीली सतह। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे चमकीली, चमकीला धातु, तो धातु यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। चमकीला इसकी क्या बता रही है? विशेषता बतला रही है। तो इस हिसाब से जो चमकीला शब्द है वो आपका विशेषण है। ठीक है, नेक्स्ट, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, अभी इसी की बात हुई पीछे। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राम सो रहा है, इसमें एक अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, कर्म नहीं है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जैसे कुछ पूर्ण अकर्मक होते हैं, पूर्ण अकर्मक, पूर्ण अकर्मक होते हैं, पूर्ण अकर्मक, कर्मक, पूर्ण अकर्मक होते हैं। तो पूर्ण अकर्मक क्या है? तो पूर्ण अकर्मक के बारे में जान लीजिए। जो अपने में ही पूर्ण हो, इन्हें अपनी पूर्णता के लिए किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती है, वो पूर्ण अकर्मक कहलाते हैं। जैसे सोना शब्द हुआ, दौड़ना हुआ, ठीक है, हंसना हुआ, आपका जाना, आना, यह ऐसे शब्द हैं कि इनको किसी भी पूरक की आवश्यकता नहीं होती। ये स्वयं में पूर्ण होते हैं और यह अकर्मक होते हैं। ठीक है, तो राम सो रहा है, यह एक अकर्मक क्रिया है, यह एक पूर्ण अकर्मक क्रिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रियाएं जो प्रेरणा प्रेरणा दें, वो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया जिनमें कर्म भी हो, जैसे वह स्कूल जाता है।
तो वह जाता है, कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। तो स्कूल यहाँ पे कर्म है, तो यह सकर्मक क्रिया हो गई। और आपका द्विकर्मक ऐसे हैं, ऐसे वाक्य जिनमें दो कर्मों का बोध हो। जैसे राम ने मोहन को कार बेच दी। ठीक, राम ने मोहन को कार बेच दी। तो यहाँ पे देखिए, राम ने कर्ता हो गया, मोहन को कर्म हो गया, कार भी कर्म हो गया, बेच दी। बेच दी आपकी क्रिया हो गई। ठीक, तो यहाँ पे दो कर्म का प्रयोग किया गया है, तो इसे ऐसे शब्दों को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक वाक्य कहते हैं। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ठीक है, यानी कि पहली चीज है कि देखिए, विशेषण भी पूछ रहा है तो कौन सा क्रिया विशेषण, यानी कि ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बतला रहा हो। तो इसमें पहले ये देख लीजिए कि क्रिया क्या है। क्रिया हम देख रहे हैं कि आने का है, वो आया है तो क्रिया हो गई। बाद आया है तो बाद जो है, बाद आया है तो बाद जो है, यह क्रिया की विशेषता बतला रहा है। वह एक सप्ताह बाद आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बाद है, यह आपकी क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो यहाँ पे यह क्रिया विशेषण हो गया। और इस बारे में जान लीजिए कि कालवाचक शब्द होते हैं। कालवाचक शब्द में जैसे आपका पहले, आगे, पीछे, बाद में या बाद, ये शब्द आपके कालवाचक शब्द होते हैं। जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है, उसे हम संबंधवाचक बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये जो बाद की बात किया हमने, क्योंकि यह कालवाचक है। ठीक है, कालवाचक है, तो यहाँ पे संबंधवाचक भी होते हैं ऐसे शब्द, और ऐसे शब्द जब किसी क्रिया की विशेषता बतलाते हैं तो वह आपके क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। ठीक है, देखिए हमने अभी पीछे बात किया था, यहाँ पे आगे शब्द आ गया है, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया है आगे शब्द। तो अब हमसे पूछ रहा है इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे शब्द, ऐसे अव्यय जिन शब्दों के साथ संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ, वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो, संबंध जाना जाए, और संबंधवाचक या संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो आगे है बढ़ना, आगे है शब्द, यह आपका एक संबंधवाचक शब्द को प्रदर्शित कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। ठीक है, तो समुच्चय बोधक शब्द में होता है आपका और, अथवा, या। समुच्चय बोधक शब्द में आपका और, अथवा, या, ये आपके समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन सा सही आंसर बनेगा? तो आपका सही आंसर होगा और। ठीक है, और आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाय अब मैं क्या करूं। हाय अब मैं क्या करूं, इसमें कह रहा है कि इसमें विस्मय बोधक शब्द कौन सा है। तो हाय जो है, हाय, यह आपका एक विस्मय बोधक शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक, और अब देखिए नेक्स्ट, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अनीक का जो पर्यायवाची है, इसमें है आपका सेना। सेना आपका अनीक का पर्यायवाची है। ठीक है,
तो आप सेना के और भी पर्यायवाची देख लेते हैं। तो सेना के और पर्यायवाची में हो गया आपका कुमक, कटक, ठीक, ये आपके हो गए। अर्जुन का देख लीजिए, अर्जुन का हो गया आपका धनंजय, धनंजय, ठीक है, धनंजय, धनंजय, पार्थ, विभूष, कौंतेय, श्वेतवाहन, ये आपका हो गया अर्जुन का। अग्नि का कौन सा है? अनल, पावक, दहन, अरुण, सिखी, ये आपका हो गया अग्नि का। घोड़ा का क्या है? घोटक, तुरंग, वाज, वाज, सैंधव, ये आपका घोड़ा के पर्यायवाची हो गए। नेक्स्ट, कपड़ा का पर्याय क्या है? कपड़ा, वसन, वस्त्र, ठीक है, कपड़ा, वसन, वस्त्र, पट, चीर, अंबर, ये हो गए आपके कपड़ा के। गगन का पर्यायवाची क्या है? नभ, आकाश, अनंत, व्योम, ये आपके हो गए गगन का। जंगल का क्या है? विपिन, कानन, विपिन, कानन, वन, कांतार, आराम, ये हो गया आपका जंगल का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। नेक्स्ट, आकाश का विलोम बताइए। तो आकाश का विलोम होता है पाताल, ठीक है। धरती, धरती का आकाश, धरती का आकाश। अनर्थ का अर्थ, नाथ का नाथ, ठीक, नाथ का नाथ। चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी का विलोम बताइए। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का विलोम हो जाएगा आपका आकाश, ठीक है। आकाश का विलोम पाताल हो गया। गोचर, गोचर का होता है आपका अगोचर। और लौकिक का होता है अलौकिक, ठीक, लौकिक का होगा अलौकिक। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसमें आगे वाले का एक अर्थ होता है, पीछे वाले शब्द का एक अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आपका यह है, अभय का होता है निर्भय और उभय का मीन्स होता है दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका अभय उभय का सही अर्थ है निर्भय दोनों, ठीक है। नेक्स्ट, अली, अली शब्द युग्म का सही अर्थ है, ठीक। अली मीन्स होता है भौरा, अली मीन्स होता है भौरा और अली मीन्स होता है सखी। तो इसका आपका जो सही आंसर बनेगा वह बनेगा भौरा सखी, ठीक। नेक्स्ट, उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। किसी शब्द के आगे जुड़कर वह वाक्य के भाव को बदल दे या उसके अर्थ को बदल दे या उसे विशेष बना दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो 46 है, ऑप्शन ए जो है 46, ठीक है, 46 जो है यह आपका शुद्ध है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। तो उज्ज्वलन, 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 उज्जलन, इसका जो सही है आपका है उज्ज्वलन, उज्ज्वलन इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए, आज का हमने यूपी ट्रिपल एससी 2018 के 23 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुए हिंदी प्रश्न पत्र का पूरा विश्लेषण कर लिया। इसमें जैसे कुछ टॉपिक हैं, उन टॉपिक को जो हम यहाँ पे आपको नहीं बतला पाए हैं या जो काफ़ी बड़े टॉपिक हैं जिन पे अधिक मेहनत की आवश्यकता है, उसके हम छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे वीडियोज आपको लेकर आएंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी सरलता हो समझने में, पढ़ने में, याद करने में, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और हमारी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ के रूप में काफ़ी मटेरियल प्रोवाइड्स कराए जाते हैं। ओके, धन्यवाद।